हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। आज की डेट है 3 अगस्त 2021। आज का जो आपका टॉपिक है वो राजनीति विज्ञान की किताब जो है सत्ता में साझेदारी, जो आपका पार्ट 1 है उसमें से है। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से मैं आपको सत्ता वर्ड का मीनिंग बता दूँ और साझेदारी का भी। ठीक है, सत्ता वर्ड क्या होती है याद रखना आपने, पावर। ठीक है, पावर। व्हाट इज़ पावर? जब हम बोलते हैं कि कोई राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति सत्ता में है, उसके पास इस चीज़ की सत्ता है, मतलब ताकत है। पावर बोल लो या ताकत बोल लो, कि निर्णय लेने की ताकत। ठीक है, तो सत्ता क्या है? निर्णय लेने की ताकत। इससे याद रखो आप, कोई डिसीजन लेना, उस पावर होना। ठीक है, तो सत्ता में क्या होती है? सरकार होती है। सरकार में कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। तो मंत्रियों के पास सत्ता होती है ना? ऐसे याद रखोगे। साझेदारी का मतलब क्या होता है? उसको बांट लेना। ठीक है, साझा करना, बांट लेना, साझेदारी, आपस में बांटना या किसी भी तरीके से उसको बांटना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बांटने की? सत्ता की बात कर रहे हैं। सत्ता को बांट देना किसी भी क्षेत्र या देश को चलाने के लिए। ठीक है, भारत में क्या स्थिति होती है वो हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे आज बेल्जियम में क्या स्थिति होती है, ये कैसे होता है। ठीक है, वहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी कैसे की जाती है, यहाँ पे मैप भी बना हुआ है यहाँ पे एक, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक यूरोप में एक कंट्री है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से जो है अपनी कंट्री में एक इतनी बढ़िया सिस्टम बनाया है, जिससे कि हर प्रकार का जो वहाँ पे ग्रुप है ना, उनको वो मिलती है, अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलती है, उन सब प्रतिनिधित्व अच्छा करने को उनको मौका मिलता है सरकार में। ठीक है, जल्दी से इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। संसार के बहुधा समाज विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। ठीक है, बहुत ही जटिल है, इट्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है। ठीक है, और कितनी आबादी है यहाँ पे? छोटा सा देश है, 1 करोड़। हमारी दिल्ली में इतने करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी तो सिर्फ इस कंट्री में सिर्फ 1 करोड़ है। ठीक है, और यहाँ पे जो जातीय बनावट है वो बहुत ही जटिल है। तो मतलब कि अलग अलग जाति के किस प्रकार से जातीय बनावट है वो देख लेते हैं, भाषा के आधार पर है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश में कितनी सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, और बेल्जियम में भी है। तो उन्होंने हर भाषा वाले लोगों को, ठीक है, सरकार में हिस्सा लेने के लिए कैसे सिस्टम बनाया ना वो देखते हैं। यहाँ की जो 59% आबादी है ना, वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। तो 59% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? डच भाषा, वहाँ की लैंग्वेज है एक, डच। लगभग 40% आबादी जो है वो विलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। तो इनके दोनों के क्षेत्र अलग हैं। ठीक है, जैसे समझ लो अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं ये, और उन एरिया में बोलने वाले लोगों की जो भाषा है वो भी अलग है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी बहुमत जो है वो किसका है? 59% वाली भाषा फ्रेंच, डच भाषा है ना। 40% आबादी जो है वो फ्रेंच बोलती है। राजधानी क्या है इसकी? बेल्जियम की ब्रुसेल्स। ठीक है, मिलता जुलता ही नाम है, राजधानी ब्रुसेल्स है। ये देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पर जो है 80% जो आबादी है ना वो फ्रेंच बोलती है, जबकि 20% डच बोलते हैं। तो मतलब कि पूरे क्षेत्र में, ठीक है, पूरे क्षेत्र में जो ये अलग अलग क्षेत्र है, फ्लेमिश क्षेत्र और विलोनिया क्षेत्र, यहाँ पर जो है वो मेजॉरिटी कौन सी है? डच भाषा बोलने वाले। लेकिन जो राजधानी है वहाँ पर जो मेजॉरिटी में ज़्यादा नंबर में जो लोग बोलते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, 80%। ठीक है, और कम कौन से हैं? डच। तो देख रहे हो, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पूरी कंट्री में अलग है और यहाँ की राजधानी जो है वहाँ पर अलग है। ठीक है, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं, ठीक है, और ताकतवर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने भी देखा अल्पसंख्यक है ना फ्रेंच भाषी, 40% पूरे कंट्री में जो एक क्षेत्र है वहाँ पे, तो वो जो है वो ज़्यादा समृद्ध हैं और ताकतवर हैं। ठीक है, अमीर होंगे बहुत। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। तो डच भाषी लोगों जो थे उनके साथ क्या होता था भाई? भेदभाव हो रहा था। ठीक है, वो ज़्यादा हैं, उनको शिक्षा और उनके विकास का जो आर्थिक विकास का जो लाभ है बहुत टाइम बाद मिला, तो उनको नाराज़गी थी ये भेदभाव से।
ठीक है। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। जब क्या नाम है, भेदभाव होगा तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से खुश तो नहीं होगा, नाराज़गी ही व्यक्त करेगा अपनी। तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। ये याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि देश में बहुमत में कौन थे? डच भाषी, ठीक है। और अल्पमत कौन थे देश में? फ्रेंच, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो दबदबा था वो किसका था? अल्पभाषी जो है फ्रेंच का, अल्पसंख्यक जो है फ्रेंच का, ठीक है। और लेकिन राजधानी जो है वहाँ पर अल्पमत कौन थे? डच भाषी, ठीक है। उल्टा, ये ऐसे याद रखना आप, ठीक है। आगे देखो अब इसमें मैप। तो ये मैप देखिए, ये बेल्जियम है ना, बेल्जियम का मैप है ये, और ये ब्रसेल्स है, वहाँ की जो राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि कितने डच भाषी थे, कितने जो फ्रेंच बोलते थे, और कुछ जर्मन भाषी भी लोग थे वहाँ पे। देख रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो इसलिए मेन जो थे वो डच भाषी और फ्रेंच भाषी थे, भाषा बोलने वाले थे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ की राजधानी है ना, जो ब्रसेल्स है, वहाँ पर कितने भाषा बोलने वाले जो मेजॉरिटी में थे वो कौन थे? फ्रेंच, ठीक है। और अल्पसंख्या में कौन थे? कम जो नंबर था जिनका कौन सी भाषा बोलते थे? डच, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़र्क है यहाँ पे, याद रखना है आपने। पूरे देश में ये था, ठीक है, और जो उनकी राजधानी है उसमें ये था, ठीक है, उल्टा। तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास ना हो एवं सभी मिलजुल कर रह सके। कितनी बढ़िया बात है। देखो, देश को ये दिख भी रहा है कि हमारे यहाँ पे ये दिक्कत है, और उसका समाधान निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने संविधान में 4 संशोधन किए। संशोधन मतलब होता है बदलाव, ठीक है। 4 बदलाव किए उन्होंने। कितनी बारी? 4 बदलाव, कि किसी भी प्रकार का टकराव ना हो, और हर एक समाज का जो अलग अलग भाषी लोग भी हैं अगर, तो वो एक साथ मिलजुल कर रहें और बेगानेपन का एहसास किसी को ना हो, ठीक है। अब सोचिए हमारे देश में कितने सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। तो संविधान में 4 संशोधन हुए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका MCQ का, कि बेल्जियम के संविधान में 1970 से 93 के बीच में कितने संशोधन हुए? 4, ठीक है। अब टकराव को रोकने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए वो जल्दी से देख लेते हैं, और वो क्या थे। नंबर 1, ये इसको आप अपने रजिस्टर में बनाएंगे, मेक दिस, ठीक है, मेक दिस फ्लो चार्ट। केंद्र सरकार में जो मतलब पूरे देश की सरकार होती है, वहाँ पे डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को ही समान संख्या कर दी, ठीक है, कि अगर 10 वो हैं तो 10 वो भी होंगे, एक समान संख्या कर दी केंद्र सरकार में। ठीक हो गया ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दी गई, ठीक है। केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ थी उनको बांट दिया, किसमें? 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को दे दी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? विकेंद्रीकरण, किसका? सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता को बांटा जा रहा है, क्षेत्रीय सरकार को भी कुछ सत्ता दी जा रही है। कितनी अच्छी चीज़ है ये, और ये हमारी कंट्री में भी होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्री, इससे याद रखना है आपने कि केंद्र से थोड़ी सी पावर लेकर राज्यों को देना अलग से। थर्ड पॉइंट, ब्रसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब क्या किया वहाँ पे? क्योंकि ये राजधानी है और वहाँ पे भी तुमने देखा कि इतना डिफरेंस है कि 20% और 80% भाषा बोलने वाले 2 ग्रुप बन गए हैं वहाँ पे, डच और फ्रेंच के। तो वहाँ पे अलग अलग सरकारें दोनों समुदायों की है, जहाँ पे समान प्रतिनिधित्व दिया गया है उन दोनों को, ठीक है। तो उनकी अलग समुदायों की अलग सरकार है वहाँ पे, ठीक है, नहीं होगा भेदभाव। कितनी अच्छी चीज़ है ये भी। लास्ट, सामुदायिक सरकार का निर्माण कैसे हुआ? इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता है। तो जो भाषा बोलते हैं लोग वो ही अपने प्रतिनिधियों को अपनी इस सरकार में चुनते हैं। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी शक्तियां हैं। सो दिस इज सो नाइस। अगर आपको अपनी कंट्री में इन मुद्दों पर कभी भी कोई डिसीजन लेना है अपने क्षेत्र में, तो एक सामुदायिक सरकार बनी है जो इन सारे मुद्दों पर अपनी जो है सत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। तो एक सामुदायिक सरकार जो है वो बेल्जियम में देखी गई। ये एक उनका बहुत ही बेहतरीन फीचर है एक, ठीक है।
तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है कि अलग से क्या किया बेल्जियम ने। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों को पावर देती है, क्षेत्रीय सरकारों को, वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक जो अलग फीचर था वो क्या था, सामुदायिक सरकार का, ठीक है ना। भाषा के आधार पर लोगों द्वारा चुनाव होता था वहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर देखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स सी क्या कर लेते हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं, जो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो हैं डच, हमने अभी देखा ना ऊपर 59%। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था। अपने क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है प्रश्नों में कौन सा ऑप्शन नहीं है पूछते हैं आपसे, लेकिन आप पढ़ लेते हो है, तो ध्यान से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। इसमें पूछा है बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए कौन सा कदम नहीं था। तो नंबर 1 देखते हैं, क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियाँ दी गई, ये सही है, दी गई। सामुदायिक सरकार का प्रावधान, ये भी हुआ है। सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, ये तो नहीं हुई। और ब्राजील्स में अलग सरकार बनी, ये भी सही है। तो थर्ड वाला जो है वो हमारा हो जाएगा सी पार्ट, कि सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति नहीं की गई, ठीक है। दैट्स इट, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट, एंड नोटिफिकेशन बेल भी आप क्लिक कर दें, ताकि आपको जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।